आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। पाकिस्तान वो देश है जो खैरात में भीख में चलता है। यहां की आवाम भूख से तड़प रही है। शाहबाज मुनीर आतंकियों को पाल पोस रहे हैं। इस बीच आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान जनता पर जुल्म बढ़ाने वाली है और इस वक्त की बड़ी खबर भी इसी को लेकर आ रही है कि आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए जनता पर बोझ डालने की तैयारी में है पाकिस्तान की सरकार। आईएमएफ ने कर्ज देने के लिए पाकिस्तान की सरकार के सामने कड़ी शर्तें रख दी हैं, जिसका सीधा असर आवाम की जेब पर पड़ने वाला है। पाकिस्तान को 2026 का बजट आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक पास कराना होगा, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की सरकार टैक्स कम नहीं कर सकती, उल्टे बिजली और गैस की कीमतें हर साल बढ़ानी होंगी। 15 दिन बाद पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से किसी फ्लाइट ने उड़ान भरी है। भारत की मिसाइलों ने नूर खान में इतनी तबाही मचाई कि उसे ठीक करने में पाकिस्तान को 15 दिन लग गए। नूर खान एयरबेस को दोबारा बनाने में पाकिस्तान का इतना खर्च हुआ कि सरकार का बजट ही खराब हो गया। पाकिस्तान के बर्बाद हुए एयरबेस को बनाने का खर्च अब आवाम से वसूला जा रहा है। 90 घंटे में ही पाकिस्तान का दिवाला निकल गया है। 2 करोड़ पाकिस्तानी आवाम भुखमरी की कगार पर है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उनका बोझ और बढ़ा रही है। पाकिस्तान के लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन झूठा नैरेटिव बनाने के लिए सरकार और सेना अपने लोगों से ही झूठ बोल रही है, उनके ही पैसों से प्रोपेगेंडा चला रही है। आतंकियों को बचाने के लिए भारत से उलझना पाकिस्तान को भारी पड़ गया है। उसका खजाना खाली है। हालात ये है कि आईएमएफ से कर्ज पाने के लिए पाकिस्तान उसकी हर शर्त मानने को मजबूर है और आईएमएफ की जो शर्त है उसका सीधा इंपैक्ट पाकिस्तान की आवाम पर पड़ने जा रहा है। पाकिस्तान सरकार को 2026 का बजट आईएमएफ के साथ हुए समझौते के मुताबिक पास कराना होगा। पाकिस्तान सरकार टैक्स में कोई छूट नहीं दे सकती। हर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कृषि आयकर के नियमों में बदलाव करना होगा। खाद और कीटनाशक पर 5% एफईडी लगाया जाएगा। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा। बिजली और गैस की कीमतों में हर साल बदलाव होगा। गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ेंगी। सरकार एक कानून बनाएगी जिससे बिजली पर लगने वाला टैक्स हमेशा के लिए लागू होगा। जिस पाकिस्तान में 2 करोड़ लोगों के पास खाने का अनाज नहीं है, उन पर आईएमएफ की शर्तें कितनी भारी पड़ने वाली है ये बताना मुश्किल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं जो आम लोगों के पहुंच से बाहर है। पाकिस्तान में लोगों की चाय फीकी हो गई है क्योंकि चीनी का रेट 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान में सब्जी मार्केट जाकर सब्जी खरीदना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। मंडी में टमाटर 400 रुपए किलो बिक रही है। नींबू का रेट 500 रुपए किलो है। शिमला मिर्च खरीदने के लिए 180 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए मोहम्मद यूनुस। तो पाकिस्तान इस वक्त भूख से बिलबिला रहा है, फिर भी आतंक चिल्ला रहा है। तो उधर अगर बात करें बांग्लादेश की, वहां भी गदर पार्ट 2 मचने वाला है। पार्ट टाइम पीएम मोहम्मद यूनुस की कुर्सी इस वक्त हिल रही है, जिससे बचने के लिए वो पैंतरे पर पैंतरे आजमा रहे हैं। बांग्लादेश की सियासत से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की यूनुस सरकार और आर्मी आमने सामने आ गई है। चुनाव ना कराने पर आर्मी ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद पीएम मोहम्मद यूनुस ने बैठकों का दौर तेज कर दिया है। आर्मी चीफ को हटाने के लिए पीएम ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। ढाका में यूनुस समर्थक मार्च फॉर यूनुस निकालने वाले हैं ताकि सेना पर प्रेशर बनाया जा सके। आपको बता दें, पिछले साल जब बांग्लादेश हिंसा की आग में जला था, तब यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया था और उन्हें जिम्मेदारी थी कि वो जल्द ही चुनाव कराएंगे। दिसंबर उसकी डेडलाइन थी, मगर अब यूनुस चुनाव से भाग रहे हैं। सेना और विपक्षी पार्टी उन पर प्रेशर डाल रही है।
9 महीने तक बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रहने वाले मोहम्मद यूनुस का मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। बांग्लादेश की आर्मी ने अंतरिम सरकार को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जनता सड़क पर आ गई है। বাংলাদেশে আজকে যে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আছে তাদের অনেক ত্রুটি আছে, অনেক দুর্বলতা আছে, অনেক কিছু করার ছিল তাদের করতে পারেনি। আমরা তার সমালোচনা করছি, দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারেকশনের চেষ্টা করছি। 9 महीने के भीतर ही बांग्लादेश के लोग मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए हैं। 9 महीने में ही यूनुस के खिलाफ सेना ने मोर्चा खोल दिया है। जिस बीएनपी के दम पर यूनुस खान बांग्लादेश की सरकार चलाने का ख्वाब देख रहे थे, वो भी अब मोहम्मद यूनुस के साथ नहीं है। আমরা তো ওনার পদত্যাগ চাইনি, আমরা চেয়েছিলাম একটা রোড ম্যাপ। যদি তিনি এরপরেও মনে করেন যে উনি দায়িত্ব পালন করবেন না, সেটা ওনার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের বিষয়। সেই ক্ষেত্রে জাতি বিকল্প বেছে নেবে, কারণ এটা রাষ্ট্রের ব্যাপার, এখানে আবেগের কোনো জায়গা নেই। मोहम्मद यूनुस अकेले पड़ गए। कुल मिलाकर उनके पास छात्र संगठनों का थोड़ा बहुत समर्थन बचा है, लेकिन सिर्फ छात्रों के दम पर सत्ता में बने रहना उनके लिए मुश्किल है। यूनुस ने सिंपैथी हासिल करने के लिए इस्तीफा देने वाला दांव खेला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आरोप है कि मोहम्मद यूनुस राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पर्सनल एजेंडा चला रहे। অন্তর্বর্তী সরকারকে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার অবস্থান বজায় রাখা দরকার, কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কোনো কোনো মহলের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করাই যেন সরকারের কর্ম পরিকল্পনার অংশ হয়ে যাচ্ছে। अगस्त में जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सियासी पार्टियों और जनता की पहली पसंद थे, उनका ग्राफ अचानक नीचे क्यों आ गया, आपको बताते हैं। यूनुस अगर इस्तीफा देंगे तो इसकी पहली वजह है राजनीतिक असहमति और पार्टियों के बीच सियासी संघर्ष। आपसी असहमति के कारण सरकार के निर्णय ग्राउंड तक लागू नहीं हो पा रहे हैं। इससे लोगों में भारी गुस्सा है। दूसरी वजह है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। यूनुस बार बार हिंसा रोकने की बात करते रहे तो दूसरी तरफ कट्टरपंथियों को भी सपोर्ट करना जारी रखा। पहली 2 वजहों के बावजूद यूनुस की सत्ता बच सकती थी, लेकिन उन्होंने सीधे बांग्लादेश की आर्मी से ही दुश्मनी मोल ले ली। आर्मी चीफ बार बार दिसंबर में आम चुनाव कराने की बात करते रहे, लेकिन यूनुस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं म्यांमार से जुड़ी रखाइन कॉरिडोर योजना ने अंतरिम सरकार और सेना को आमने सामने ला दिया। दिसंबर में चुनाव कराने की मांग को लेकर बांग्लादेश की सियासी जमात भी सड़कों पर उतर आई है। ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে, তার একদিনও এদিক সেদিক হওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের পক্ষ থেকে নেই। কাজে এগুলো নিয়ে অন্য ধরনের কোনো কথা বলারও কোনো সুযোগ হওয়া উচিত ছিল না, কারণ বারবারই বলা হচ্ছে যে একটা সময়সীমা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন কিছু কিছু গুরু দায়িত্ব তো আছে, সেগুলো পালনের সাথেও তো মাসের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। उधर मोहम्मद यूनुस बिना चुनाव कराए अगले 5 साल तक सरकार में बने रहने का प्लान बना रहे थे। यही वजह है कि अब वो आर्मी से डायरेक्ट 2-2 हाथ करने के मूड में आ गए हैं। यूनुस अब सत्ता में बने रहने के लिए सड़कों पर ताकत दिखाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए मोहम्मद यूनुस ने नया पैंतरा आजमाया है। मोहम्मद यूनुस अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी के नेताओं के साथ उनकी अलग से मीटिंग होने वाली है। खबर तो ये भी है कि यूनुस आर्मी चीफ को हटाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम से भी मीटिंग की थी। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों मिलकर आर्मी चीफ जनरल वाकरुज्जमान को कुर्सी से हटाने की प्लानिंग बना चुके हैं। ढाका में यूनुस के समर्थक मार्च फॉर यूनुस निकाल रहे हैं। ढाका में मार्च कराकर यूनुस अपनी सियासी ताकत और लोकप्रियता दिखाना चाहते हैं। यूनुस ये सियासी ड्रामा रचकर 5 साल तक सरकार में बने रहना चाहते हैं,
लेकिन आर्मी को ये मंजूर नहीं है। बांग्लादेश में भी आर्मी एक बड़ी ताकत रही है। आपको बताते हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान के बारे में। वकारुज्जमान जून 2024 में बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने। आर्मी चीफ बनने से पहले वो बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। बांग्लादेशी आर्मी के पास 1,60,000 जवान हैं, जो अपने आर्मी चीफ के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। बांग्लादेश के लिए अगले कुछ घंटे काफी अहम है। अगर मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ के बीच टकराव जारी रहता है तो बांग्लादेश में फिर अगस्त 2024 जैसे हालात बन सकते हैं। योगी का बुलडोजर अब दिल्ली रूट पकड़ने वाला है। आपको बता दें जल्द ही जामिया नगर इलाके में खिजर बाबा कॉलोनी पर बुलडोजर का एक्शन होने वाला है और ये दिल्ली में मौजूद जामिया नगर में बुलडोजर एक्शन की अपडेट आ रही है, जिसके खिलाफ खिजर बाबा कॉलोनी के लोगों ने कोर्ट जाने की धमकी दी है। जबकि कोर्ट के ही ऑर्डर के बाद यूपी सिंचाई विभाग की जमीन खाली करवाने की तैयारी चल रही है। ओखला इलाके की खसरा नंबर 277 की जमीन यूपी सिंचाई विभाग की है, जिसे खाली करवाने का नोटिस दिया जा चुका है। अगर तय वक्त पर कब्जा करने वालों ने खुद जमीन खाली नहीं की तो बाबा का बुलडोजर दिल्ली में एक्शन में आएगा। मकानों पर, दुकानों पर नोटिस चस्पा हो गया। घरों पर लाल क्रॉस के निशान लगा दिए गए। अवैध कब्जेदारों को नोटिस इशू कर दिए गए। अवैध कब्जा हटाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। यह दिल्ली का बाटला हाउस इलाका है, जहां अब योगी का बुलडोजर पहुंचने वाला है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके की खिजर बाबा कॉलोनी, जहां हर एक मकान, हर एक दुकान, हर एक बिल्डिंग पर यूपी सरकार का नोटिस चिपकाया जा चुका है। अवैध कब्जेदारों को सीधी सीधी वार्निंग दे दी गई है, सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण खुद हटा ले। जो लाल निशान है और इस तरह के नोटिस है आपको सैकड़ों मकानों पर यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए ये जो दुकान है उसके शटर पर भी लाल निशान लगाकर गए हैं लोग। इसके अलावा दूसरी जो घर और दुकानें हैं यहाँ पर आसपास, यहाँ पर भी इसी तरह के नोटिस चिपकाए गए हैं और 15 दिन का समय दिया गया है कि आप इनको खाली कर दे, वरना इनको तोड़ दिया जाएगा। एक तस्वीर दिखा दूं, देखिए ये जो आपको दीवार नजर आएगी उससे उधर पूरी ये दीवार है आपको यहाँ से लेकर शाहीन बाग तक इसी तरह से, और ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये सड़क है और इधर आबादी है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 40-45 सालों से, उससे भी ज्यादा वक्त से वो यहाँ पर रहते आए हैं। और कल सिंचाई विभाग की टीम आई और उनके साथ पुलिस थी, और इसी तरह से आपको जहां तक भी नजर जाएगी ये दुकानें फ्रंट पर खलीलुल्लाह मस्जिद के आसपास की जो दुकानें हैं, बड़ी मशहूर मस्जिद है बटला हाउस की, उसके आसपास के पूरे इलाके में अंदर भी तमाम जो बिल्डिंगें हैं, घर है, दुकान है, सब जगहों पर इसी तरह के नोटिस लगाए गए हैं। और ये कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर इन दुकानों और मकानों को खाली कर दिया जाए, वरना जो कार्रवाई होगी, जो भी नुकसान होगा उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। क्योंकि कोर्ट का भी आदेश है सुप्रीम कोर्ट का भी, कि अगर किसी भी तरह की कार्रवाई करनी है प्रशासन को तो पहले नोटिस दिया जाए। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर यह कॉलोनी बसी हुई है वो जमीन यूपी सरकार के सिंचाई विभाग की है, जिसे कब्जा मुक्त करवाने के लिए योगी का सिस्टम एक्टिव हो चुका है। अवैध कब्जेदारों ने अगर तय वक्त में ये कब्जा खुद नहीं हटाया तो बाबा का बुलडोजर यूपी से दिल्ली पहुंचेगा और हर अवैध निर्माण पर फुल स्पीड से दौड़ेगा। ओखला इलाके की जमीन खसरा नंबर 277 पर दर्ज है, जो सरकारी दस्तावेजों में यूपी के सिंचाई विभाग के नाम से दर्ज है। इसी जमीन पर अवैध कब्जा करके खिजर बाबा कॉलोनी बसा दी गई। पूरी कॉलोनी में इस वक्त 600 से ज्यादा मकान और दुकान मौजूद हैं। यूपी सरकार का नोटिस जारी हुआ तो पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने कई पीढ़ियों से यहाँ पर बसे होने का दावा किया है। वो अपना दावा ठोक, जबकि नहरवाई की प्रॉपर्टी वो है, नहरवाई ने अपनी प्रॉपर्टी की हद बना रखी हो रही, नहरवाई उधर ही, नहरवाई का कोई रोल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का दावा ठोका है। कितने सालों से यहाँ लोग रहते आए हैं? 50 साल हो गए, 80 साल 50 साल से लोग हैं यहाँ। कितने मकान होंगे ऐसे या दुकान जिन पर नोटिस या लाल निशान लगाया है? सारे टोटल पूरे कॉलोनी पर और 200-400 घर 200-400 घर है यहाँ पे सर। इससे पहले कभी कोई नोटिस या इस तरह के? हमारे पास तो फर्स्ट टाइम आया ये नोटिस, कभी नहीं आया। पूछा आप लोगों ने कि भाई
क्या वजह है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अवैध तरीके से कब्जाए हुए हैं, तमाम बातें उनकी तरफ से जो नोटिस में लिखा है उन्होंने। पूछा था कल तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि यूपी गवर्नमेंट की जगह। जमीन यूपी सरकार की है, लेकिन ये इलाका दिल्ली की सीमा में आता है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके घरों में दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिसिटी और पानी का मीटर लगा हुआ है। दिल्ली के ही डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट तक मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेज नहीं है। जमीन के पेपर के नाम पर सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी ही है। यहाँ सबके पास पावर अटॉर्नी है। यहाँ किसी के पास आप रजिस्ट्री दिखा दीजिए, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी फ्री दे दूंगा उसको। किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, सबके पास पावर अटॉर्नी है। यहाँ पर रजिस्ट्री अलाउड ही नहीं है। ये लाल डोरे में मकान है मेरा, लाल डोरे में मकान है मेरा मेन मार्केट के अंदर। रजिस्ट्री नहीं है इसकी भी, लाल डोरे की कोई रजिस्ट्री नहीं होती। सबसे पुरानी कॉलोनी है यहाँ की, सबसे पुरानी कॉलोनी ओखला है। ये शायद यहाँ रजिस्ट्री नहीं होती नहीं, ऐसा तो नहीं, रजिस्ट्री होती है, क्यों नहीं होती है, सब कुछ है। ये जमीन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पास में है। साथ ही खिजर बाबा कॉलोनी से सटी हुई यूपी सरकार के सिंचाई विभाग के ऑफिस की बाउंड्री वॉल भी बनी हुई है। और अब ये पूरी बस्ती पर अवैध कब्जे का नोटिस चिपका दिया गया है और 15 दिन बाद इस अवैध निर्माण पर एक्शन होने वाला है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के करीब से ही बिल्कुल ये मेट्रो है। यहाँ कब्रिस्तान भी है बटला हाउस का, और ये खलीलुल्लाह मस्जिद की तरफ रास्ता जाता है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। और आपको ये दिखाई देगा कि ये पूरी बाउंड्री वॉल है, जो ये कहा जाता है कि भाई सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने इसको पूरा कवर किया हुआ है। अब इससे इधर जो आपको सामने बिल्डिंगें नजर आ रही है, दुकानें नजर आ रही है, पीछे घर है, इन तमाम को नोटिस चस्पा यहाँ पर किया गया है और 15 दिनों का वक्त इन लोगों को दिया गया है कि इसको खाली कर। इंडिया टीवी की टीम ने यूपी के सिंचाई विभाग के दफ्तर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। अधिकारियों ने ऑफ कैमरा अवैध बस्ती पर कई फेज में बुलडोजर एक्शन होने की बात कही। जो सिंचाई विभाग का ऑफिस है वो बिल्कुल बटला हाउस के करीब ही मौजूद है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का ये ऑफिस ओखला में ही, और यहाँ पर हम आए थे, अधिकारियों से हमारी बात हुई। हालांकि वो कैमरे पर तो नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी तरफ से जरूर जानकारी दी गई है कि ये जो घर है या जमीन है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन है और इस पर अतिक्रमण किया गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से इसको हटाया जाएगा, यानी जो कार्रवाई अगर 15 दिनों के बाद यहाँ पर होती है तो पहली ही कार्रवाई होगी, उसके बाद और भी चरणबद्ध तरीके से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। ये जानकारी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई है। यूपी सरकार के नोटिस के बाद से कॉलोनी के लोग कोर्ट जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार का ये नोटिस प्रोसेस ही कोर्ट के ऑर्डर के बाद शुरू किया गया है, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को ओखला में अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर 8 मई को जारी किया है, जिसमें डीडीए को जल्द से जल्द ओखला में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद डीडीए भी जल्द ही ओखला इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रोसेस शुरू करने वाला है। ऐसे में खिजर बाबा कॉलोनी के लोगों को कोर्ट से कोई राहत मिलना मुश्किल ही लग रहा है। इससे पहले भी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली के तैमूर नगर में बुलडोजर एक्शन कर चुका है, जिसमें 100 से ज्यादा अवैध घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। ये एक्शन भी कोर्ट के ऑर्डर और पूरे कानूनी प्रोसेस पूरा करने के बाद ही लिया गया था। 28 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने का ऑर्डर जारी किया। उससे पहले 26 अप्रैल को ही अवैध कब्जेदारों को नोटिस दिया गया और 5 मई को डीडीए ने बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। अब ओखला की अवैध खिजर बाबा कॉलोनी में डीडीए के एक्शन से पहले ही योगी का एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध कब्जेदारों को वक्त दिया जा चुका है। अगर अतिक्रमण खुद नहीं हटाया तो ऐसे में बाबा का बुलडोजर यूपी के बाद अब दिल्ली में भी एक्शन के लिए रेडी हो चुका है। तो बिहार के बक्सर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। दुकान के झगड़े में दो गुटों के बीच महासंग्राम छिड़ गया है। लाठी डंडों से शुरू हुई जंग ताबड़तोड़ फायरिंग तक आ पहुंची है। ये खबर बिहार के बक्सर से है, जहां जमीन विवाद में 3 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजापुर थाने के अहियापुर गांव में दो गुटों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। 2 भाइयों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गांव के ही 2 दुकानदारों के बीच जमीन को लेकर पुराना झगड़ा चलता आ रहा है, जिसके कारण आज यह खूनी खेल हुआ। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
वीडियो बनाओ सर। दनादन गोलियां चली। केवल 18 सेकंड में 10 गोलियां दाग दी गई। तड़ातड़ लाठियां चली। जिसे जो मिला जहां मिला दौड़ा दौड़ा कर मारा। एक मिनट तक खूनी खेल खेला गया। 12 राउंड से ज्यादा फायर किए गए। एक ही परिवार के 3 भाइयों की मौत हो गई, जबकि 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। एकदम होगा। उनकी क्या, उसका संपत्ति पूरा जब्त हो जाएगा। जहाँ की जमीन है, बोले क्या गाड़ी है, खेत है ना, खेत भी जब्त। ये बिहार के बक्सर के राजपुर थाना इलाके का अहियारपुर गांव है। अहियापुर गांव है जहां 2 गुटों में पुरानी रंजिश में ऐसा बवाल हुआ कि पूरे गांव में मातम छा गया। बताया जा रहा है विनोद और सुनील का गांव के ही मनोज और संतोष से गिट्टी बालू बिजनेस को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें दूसरे गुट ने प्री प्लान साजिश को अंजाम दिया और सुबह पूरे परिवार को नहर किनारे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मारे गए लोगों में विनोद यादव, सुनील यादव और वीरेंद्र यादव शामिल हैं। इसके अलावा मंटू और पुंज यादव घायल हुए हैं। ये सभी रिश्ते में भाई हैं। घायलों को पहले बक्सर के पास कोचस के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। लगभग 5:15 के आसपास की वारदात बताई जा रही है, जिसमें कि 2 गाड़ियों में अपराधकर्मी जो आए और जो वहाँ पे ग्रामीण लोग जो जिस तरह से बताए हैं, वहाँ पर जो भी पीड़ित पक्ष के लोग थे वो वहाँ पर बैठे थे एक दूसरे के ऊपर, और वहीं पर ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कि कुछ लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल भी हुए। 2 लोगों की जो है मौके पर ही मृत्यु हुई और एक जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु जो है अस्पताल में के दौरान हुई। दिन दहाड़े और सरेआम ट्रिपल मर्डर से पूरे बक्सर में हड़कंप मच गया और अहियापुर और आसपास के गांव के लोग भड़क गए। गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस को शव तक नहीं उठाने दिया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे। एसपी, डीएसपी के साथ 4 थानों की पुलिस फोर्स भी पहुंची। अधिकारियों ने मारे गए लोगों के परिजनों से बात की और आरोपियों पर कड़े एक्शन का आश्वासन दिया। आप लाइसेंस के लिए हथियार दे दो, अप्लाई कर दो, हम उसको फास्ट ट्रैक करा के डीओ साहब से डीएम साहब के यहाँ पुटअप करवा देते हैं और उसका जो लाइसेंस कितना दिन में मिल जाएगा सर, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये डीएम सर के हाथ में। हम रिकमेंडेशन करके स्ट्रॉन्ग है कि भाई इनको जरूरत है, खतरा है इनके ऊपर। पुलिस के मुताबिक गांव में मनोज और संतोष की आसपास ही बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। सुनील पहले से ही मनोज को पास में ही दुकान खोलने से मना कर चुका था, तभी से दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। दुकान के पास की एक जमीन पर गिट्टी बालू गिराने को लेकर शाम को विवाद हुआ था। तब सुनील के घर लड़की की बारात आनी थी। उस वक्त सुनील ने अपने लोगों को शांत करा दिया था, लेकिन मनोज के गुट ने सुबह सुबह घात लगाकर पूरे परिवार को निशाना बनाकर हमला कर दिया। आरोपियों को पता था विनोद और सुनील और उसके दूसरे भाई विदाई को लेकर नहर के पास तैयारियों में बिजी थे। उसी टाइम मनोज गुट ने हमले की प्लानिंग की। आरोपी कार में सवार होकर आए और दूसरे गुट को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सुनील गुट को बचने का मौका ही नहीं मिला। बालू का लेकर था, हम लोग का पहले से वहाँ बालू गिरा था, वो लोग जबरदस्ती आए और हम लोग का बालू पर ऊपर बालू गिराने गट्टी गिराने लगे। हम लोग कुछ बोले उन लोगों को कि भैया काहे गिरावत रहा, तो वो लोग बोले कि जहीं जबरदस्ती गिराएंगे। इसी में सुबह हम लोग गए टहलने के लिए, तो उसी समय मेरा 3 भाई का मर्डर मार दिया, दूसरा का 2 लोग और मार दिया। हम लोग कुछ समझ पाते तब तक मेरे 5 भाई लोग का मर्डर हो चुका था सर। 3 का मर्डर हुआ? नहीं, 5 का मर्डर हुआ है सर, 3 तो स्पॉट डेथ कर गए हैं, 2 का लोग का बनारस इलाज चल रहा है सर। तो हम देखिए क्या करते, एसपी साहब आए हैं, डीएसपी साहब आए हैं, थाना भी आई है, 112 नंबर गाड़ी सब लोग आए हुए हैं। अब सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जितना हो सब सहयोग करें।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें बनाई है, जो आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही गांव में तनाव को देखते हुए कई पुलिस वालों को तैनात किया गया है। वाराणसी में पिछले 36 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और तेंदुए का खौफ कम नहीं हो रहा। लोग गांव के बाहर ग्रुप में निकल रहे हैं। अब तक तेंदुआ कई लोगों पर अटैक भी कर चुका है। वाराणसी के चौबेपुर इलाके में तेंदुए की दहशत है। तेंदुए के हमलों में 3 लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग के गांव के आसपास पिंजरे लगा दिए हैं। पुलिस की टीमें लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। रात में लोग घर के बाहर लाठी डंडे लेकर निगरानी कर रहे हैं। लड़कों का ग्रुप गांव में लाठी डंडे से लैस होकर गश्त पर है। पुलिस वाले भी लाठी डंडे लेकर अलर्ट है। पुलिस की टीम जंगल में तलाशी अभियान चला रही है। रिहायशी इलाकों के किनारे पिंजरे लगाए गए हैं। ये नजारा है वाराणसी जिले के चौबेपुर गांव का, जहां पिछले 24 घंटे से ज्यादा टाइम से खौफ का माहौल है। इसकी वजह है एक तेंदुआ। ये वो शख्स है जिस पर तेंदुए ने हमला बोला। गले और हाथ में निशान साफ दिख रहे हैं। तेंदुए के हमले में इस शख्स की जान बमुश्किल बच पाई। बताया जा रहा है कि कल सुबह एक शख्स फूल तोड़ने बगीचे में गया था, जहां उसने झाड़ियों में तेंदुए को छिपा देखा। उसने गांव वालों को जानकारी दी। लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे और तेंदुए पर हमला कर दिया, जिसके बाद तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर दिया। गांव वालों ने किसी तरीके से तेंदुए को भगाया। शाम को फिर से तेंदुए का अटैक हुआ। गांव में लोगों के ग्रुप को निशाना बनाया। तेंदुए के हमले में 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं। तेंदुए के हमले में अब तक गांव के 3 लोग घायल हो चुके हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हम लोग भी लगे हुए हैं कि कहीं किसी को खतरा ना हो, लेकिन फिर भी सुबह 1 लोग को खतरा हुआ, बुरी तरह से घायल हुए। फिर शाम को 2 लोग को घायल किया। उसका जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंदुए को पकड़ने में जुट गया है। पुलिस की भी कई टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं, जिसमें 2 थानों के 50 पुलिसकर्मी शामिल हैं, तो बाकी विभागों के भी 100 कर्मचारी लगे हुए हैं। वन विभाग की तरफ से कई जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर जाल भी बिछाए गए हैं। तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने के लिए लखनऊ से ट्रैंकुलाइजर गन भी मंगाई गई है। जाल पूरा बिछा दिया गया है। इधर बाउंड्री के बगल में ही अभी इधर उधर कर रहा है। अब कब निकल के किसके ऊपर अटैक कर देगा, कोई उसमें वो तो है नहीं। प्रशासन की तरफ से गांव के रास्ते पर पुलिस की तैनाती की गई। पुलिस वाले गश्त भी लगा रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। जरूरत पर ही घर से निकलने और ग्रुप में जाने की सलाह दी गई है। तेंदुआ अभी तक पकड़ से बाहर है। इलाके के करीब 5000 लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं।